Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar, going to explain 6th chapter of English Literature, Class 10. It's a second book of English Literature. The name of the book is Footprint Without Feet, and the heading of the chapter is The Making of a Scientist. The Making of a Scientist. ये चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में यह बतलाया गया है कि कैसे एक साधारण बच्चा जो है वर्ल्ड लेवल का साइंटिस्ट बन जाता है सिर्फ क्यूरियोसिटी के बल पर। किस प्रकार से लगन अगर किसी में हो, अगर किसी बच्चे में लगन हो और उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी हो तो कहां से कहां तक पहुंच सकता है। एक बड़ा साइंटिस्ट यहां पर रिचर्ड एब्राइट हो गया। ये सब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इससे पहले आपको आग्रह करना चाहते हैं कि इस एजुकेशनल चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको इस प्रकार का हमेशा एजुकेशनल वीडियोज मिलता रहेगा। आप तक आसानी से एजुकेशनल वीडियोज की पहुंच हो सके, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां तक सवाल है कि द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इस चैप्टर को लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने, और इस चैप्टर में रिचर्ड एब्राइट के लाइफ के बारे में बतलाया गया है कि किस प्रकार से रिचर्ड एब्राइट को बायोकेमिस्ट्री में और मोलिकुलर बायोलॉजी में शेरिंग प्लो अवार्ड और सियरल स्कॉलर अवार्ड मिला। उनका तितलियों बटरफ्लाइज के प्रति अट्रैक्शन था। तितलियों का वो स्टडी करते थे, रिसर्च करते थे, और इससे धीरे धीरे लोकल साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए, रीजनल साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए, नेशनल साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए, और इस तरह से धीरे धीरे करके वो इंटरनेशनल फेम के एक साइंटिस्ट बन गए। तो वी आर रीडिंग अबाउट रिचर्ड एब्राइट, जो कि एक साधारण बालक से सिर्फ क्यूरियोसिटी के बल पर और एक लगन के बल पर एक बड़ा साइंटिस्ट हुए, और उन्होंने बायोलॉजी में महत्वपूर्ण इन्वेंशन किया, महत्वपूर्ण आविष्कार किया मेडिसिन के क्षेत्र में। तो एट द एज ऑफ 22 a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work। यानी मात्र 22 इयर्स का लड़का, और उसने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया अपने इस थ्योरी को देकर के कि किस प्रकार से सेल काम करता है। एक नया थ्योरी दे दिया। सेल को कहा जाता है लाइफ का यूनिट, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है सेल को। सेल यानी कोशिका हिंदी में कहा जाता है। तो अ सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल कैसे फंक्शन करता है, इस बारे में मनुष्यों को अभी भी बहुत कम जानकारी है, जबकि सेल के बारे में काफी कुछ डिस्कवरी हो चुका है, काफी स्टडी हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों के पास अपर्याप्त ज्ञान है। लेकिन इस दिशा में एक 22 ईयर का लड़का ने पूरे वर्ल्ड को चकाचौंध कर दिया अपने डिस्कवरी के माध्यम से। Richard H. Ebright and his colleague, roommate, explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science। तो एक आर्टिकल लिखे जर्नल में, अब एक जर्नल का नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये एक जर्नल है। जर्नल क्या होता है?
जर्नल एक प्रकार का मैगजीन होता है, लेकिन मैगजीन और जर्नल में फर्क होता है। क्या फर्क है मैगजीन और जर्नल में? तो मैगजीन जनरल इंटरेस्ट की चीज लिखता है, कोई कहानी का, तो कोई पॉलिटिकल मैगजीन होता है जिसको आम लोग पढ़ते हैं। और जर्नल एक ऐसा मैगजीन है जिसमें भी आर्टिकल रहता है, लेकिन सब रिसर्च आर्टिकल रहता है, सब ऐसी चीजें रहती है जो दुनिया में आमतौर पर नहीं मालूम है। अपने रिसर्च के माध्यम से लोग आर्टिकल लिखते हैं, वो जर्नल में छपता है। तो इन्होंने आर्टिकल लिखा। आर्टिकल मतलब ये जनरल जो आर्टिकल राइटिंग होता है ये नहीं, आर्टिकल का मतलब रिसर्च पेपर। एक कम उम्र का लड़का और एक रिसर्च पेपर लिखा और उसको जर्नल में स्थान भी मिल गया। जर्नल में जो भी अगर कोई मटेरियल लिख करके दे देगा तो वो नहीं छपता है, उसमें रिसर्च का मतलब लेवल होना चाहिए, काफी हायर लेवल होना चाहिए रिसर्च का, और फंडामेंटलिटी मौलिकता होनी चाहिए, तब जाकर के जर्नल में आपको कोई चीज छपेगा, ऐसे नहीं छपेगा। तो इन्होंने लिखा प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और बतलाया कि सेल कैसे फंक्शन करता है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम हिज इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आपको बतला रहे थे कि जर्नल में कोई साधारण आदमी का नहीं छपता है कोई आर्टिकल। जर्नल में जनरली जो एमए डॉक्टरेट वगैरह किए हुए हैं, सिर्फ ऐसे ही लोगों का आर्टिकल छपता है। प्रोफेसर जो हैं, वाइस चांसलर जो हैं, साइंटिस्ट जो है, ऐसे ही लोग सिर्फ जर्नल में लिखते हैं। जर्नल में कोई भी नहीं लिख सकता है। लेकिन जो है जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने करीब 40 से ऊपर रिसर्च पेपर मैंने भी लिखा है, 40 से ऊपर रिसर्च पेपर, और वो डिफरेंट जर्नल में पब्लिश हुआ है। उसमें से कुछ रिसर्च पेपर को हम अपने यूट्यूब चैनल में अब तक अपलोड कर चुके हैं। कुछ रिसर्च पेपर को जो आप देखते हैं डॉक्टरेट लेवल का, वो सब मेरा रिसर्च पेपर है जो यूट्यूब में धीरे धीरे करके अपलोड कर रहे हैं। कुछ को किए हैं, बहुत सारा को अभी करना बाकी है। तो कहने का मतलब है कि जर्नल में कोई जनरल आदमी का रिसर्च पेपर नहीं पब्लिश होता है, लेकिन ये पहली बार है। देखिए, इट वाज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज स्टूडेंट का एक काम, एक रिसर्च पेपर छाप दिया इस जर्नल ने, साइंटिफिक जर्नल ने। इट वाज अ वंडर, बहुत बड़ा चमत्कार था कि कैसे कॉलेज स्टूडेंट्स के रिसर्च पेपर को उस लायक मान लिया जर्नल ने, क्योंकि वैसा था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। इसका कंपैरिजन किया है ऑथर ने। कहता है कि इसको अगर स्पोर्ट्स के टर्म में लिखा कहा जाए तो ये कैसा था जर्नल में रिसर्च पेपर के छपने को। देखिए, जर्नल में रिसर्च पेपर छपा, इसका मतलब है कि इसका रिसर्च पेपर फंडामेंटल था, ऐसा चीज था जो दूसरा कहीं नहीं था, तभी छपा, नहीं तो नहीं छपता। तो इसलिए कहता है कि इन स्पोर्ट्स, अगर खेल के टर्म में इसको कहें तो वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15। एक 15 वर्ष का लड़का अगर एक बड़ा सा टूर्नामेंट का आयोजन कर दे, एक बड़ा सा लीग का आयोजन कर दे, तो वो जितना बड़ा उपलब्धि कहा जाएगा उतना ही बड़ा उपलब्धि था रिचर्ड ए ब्राइट के लिए जर्नल में अपना रिसर्च आर्टिकल को छपवाना, या एक बैट्समैन के लिए सबसे पहला रन बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जब पहली बार कोई नेशनल इंटरनेशनल मैच में जाता है कोई बैट्समैन खेलने के लिए, तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे बॉल आएगा। कुछ खिलाड़ी तो पहले बॉल में 0 रन पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं क्योंकि नर्वस वो है। तो इस प्रकार से रिचर्ड ए ब्राइट के द्वारा ये रिसर्च पेपर लिखना, ये एक प्रकार से इसका तुलना किया जा सकता है कि हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम
at bat. For Richard Ebright, it was the first इतना लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, लेकिन रिचर्ड एब्राइट के लिए ये पहली सफलता थी। और इस प्रकार की सफलता का एक बड़ा स्ट्रिंग, एक बड़ा सा स्ट्रिंग, एक माला मतलब बन जाएगा। एक एक अचीवमेंट का अगर पिरोया जाएगा एक धागे में, एक सूत्र में, रिचर्ड एब्राइट के एक एक अचीवमेंट को अगर पिरोया जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बड़ा स्ट्रिंग बन जाएगा। क्योंकि रिचर्ड एब्राइट ने साइंस के क्षेत्र में इस प्रकार के अनगिनत सक्सेस हासिल किए। अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज। लेकिन रिचर्ड एब्राइट का ये साइंस के क्षेत्र में जो भी उसने अचीवमेंट हासिल किया वो बटरफ्लाइज से स्टार्ट किया। देखिए, किसी भी आदमी का सक्सेस करने का कोई नहीं जानता है कि क्या होगा, किसी का भविष्य कब चमक जाएगा, किसी का फ्यूचर कब ब्राइट हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। ये आदमी कोई आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि कब क्या होगा। तो रिचर्ड, दूसरा बात कि किसी का फ्यूचर ब्राइट होना रहता है तो उसका कुछ बहाना बन जाता है, कुछ कारण बन जाता है। और रिचर्ड एब्राइट का बहाना क्या बना, तितलियों के प्रति आकर्षण, बटरफ्लाइज। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बटरफ्लाइज को हर एक बच्चे में आकर्षण होता है बटरफ्लाइज के प्रति, लेकिन हर एक बच्चा रिचर्ड एब्राइट नहीं बन जाता है। लेकिन रिचर्ड एब्राइट बटरफ्लाइज को पकड़ते पकड़ते जो है एक रिनाउंड साइंटिस्ट बन गए। तो एन ओनली चाइल्ड, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया नामक प्रांत में रेडिंग नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था, रिचर्ड एब्राइट का। There wasn't much I could do there, he said. रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि वहां पर कोई ज्यादा कुछ था नहीं करने के लिए। I certainly couldn't play football. एक फुटबॉल खेलना भी काम है। अगर आप फुटबॉल खेलिएगा तो एक नेम फेम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। एक देखिए, एक मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का आदमी हर एक चीज देखता है सर्विस के टर्म में, कि नौकरी मिल जाएगी तो हम ये कर लेंगे। नहीं, जो लोग एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, वो नौकरी की बात नहीं सोचता है, क्योंकि नौकरी में आपको लिमिटेड तनख्वाह है, उससे ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो कुछ नया करना चाहता है, अपना करना चाहता है, कोई अपना स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है। तो रिचर्ड एब्राइट कहता है कि पेंसिल्वेनिया के रेडिंग नामक जगह से हम संबंधित थे और वहां कुछ ज्यादा करने के लिए था नहीं था। कैसे? आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल, कहता है मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था, और बेसबॉल, तो फुटबॉल खेल ही नहीं सकता था, ये बेसबॉल खेल नहीं सकता था। तभी था टीम ऑफ 1, क्योंकि फुटबॉल खेलने में आपको 11+11 खिलाड़ी चाहिए ना जी। 11 एक टीम में चाहिए, 11 दूसरे टीम में चाहिए। तो इतना रहेगा तब तो फुटबॉल का प्रैक्टिस कोई करेगा, अकेले नहीं फुटबॉल खेला जा सकता है। इसी प्रकार से बेसबॉल भी रिचर्ड एब्राइट अकेले नहीं खेल सकता था। तो वैसा संगति मिलेगा, वैसा माहौल मिलेगा तब नहीं खेलेगा। तो कहता है विथ अ टीम ऑफ 1, तो बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। कहता है कि एक काम मैं कर सकता था, वो चीजों का कलेक्शन, डिफरेंट चीज। देखिए, लोगों को कलेक्शन में बहुत लोगों को रुचि रहती है। कलेक्शन का मतलब हुआ, कुछ लोग कलेक्ट करते हैं स्टाम्प्स, कुछ लोग कलेक्ट करते हैं एंटिक मटेरियल, एंटिक प्राचीन काल की वस्तुएं, कुछ लोग कलेक्ट करते हैं करेंसीज, फॉरेन करेंसी को कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग कलेक्ट करते हैं एंशिएंट करेंसीज, मेडावल करेंसीज। सब अलग अलग टाइप का कलेक्शन के प्रति लोगों का रुझान रहता है। और भी लोगों का अलग अलग रुझान है। बहुत लोग, आजकल तो डिजिटल जमाना आ गया है, तो बहुत लोग ओल्ड वीडियोज भी कलेक्ट करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी हम देखे हैं कि ओल्ड वीडियोज
ओल्ड वीडियोज का मतलब हुआ ना कि जैसे आप देखिएगा कि यूट्यूब में लोग अपलोड करते हैं वीडियो, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी हम देखे हैं जो यूट्यूब में अपलोड करेंगे तो कब का, तो ब्रिटिश शासनकाल का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वारेन हेस्टिंग्स थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, अब उसके जमाना का वीडियो। तो सोचिए कहां से वो लाता होगा आदमी, वो उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए कितना उसको परिश्रम होता होगा, लेकिन उसका एक जुनून है, वही काम उसको है, इसलिए उसमें लगा हुआ रहता है, और जुनून है तो सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से कहता है कि मैं अकेले नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ चीजों को कलेक्ट कर सकता था, करेंसी को कलेक्ट या स्टाम्प को कलेक्ट। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर बिगनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन यानी प्राथमिक पाठशाला, तो किंडरगार्टन में प्रारंभ करके, तो बच्चों की पाठशाला में प्रारंभ करके एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विथ द सेम डिटर्मिनेशन। तो किंडरगार्टन से ही यानी बाल पाठशाला से ही, जो प्राइमरी स्कूल है या प्ले स्कूल कह सकते हैं, उस समय से ही उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना प्रारंभ किया। तो बच्चों में बटरफ्लाइज को पकड़ने के प्रति, कलेक्ट करने के प्रति रहता है काफी क्यूरियोसिटी, और हर एक बच्चा चाहता है कि बटरफ्लाई को पकड़ लें और पकड़ करके उसको अपने पास रखें, उसको पाले पोसें। अब यह अलग बात है कि आम बच्चों में नहीं नॉलेज रहता है कि उसको कैसे रखा जा सकता है, और रिचर्ड एब्राइट को ये नॉलेज हो गया, क्योंकि रिचर्ड एब्राइट के पास एक बहुत फेवरेबल पर्सन थी, उसकी मदर, और बाद में डॉक्टर उर्क्यू हार्ट नामक एक डॉक्टर भी रिचर्ड एब्राइट को सलाह देते रहते थे, और इस कारण से जो है रिचर्ड एब्राइट को प्रारंभ से ही हेल्प मिलता था, कभी मां का, कभी उनके जो गुरु थे डॉक्टर उर्क्यू हार्ट उनका। So that has marked all his activities. He also collected rocks with the same determination. That has marked all his activities. यानी रॉक्स भी कुछ लोग कलेक्ट करना चाहते हैं, रॉक्स। हाँ, अब जैसे अलग अलग टाइप का रॉक्स होता है ना, लाइमस्टोन है, तो ग्रेफाइट है, मार्बल है, या और प्रेशियस स्टोन्स है। तो रॉक्स भी कुछ लोग कलेक्ट करने का हॉबी रखते हैं, और इसने भी ऐसा काम किया। He also collected rocks with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils and coins. तो रॉक्स के अलावा फॉसिल्स को यानी जीवाश्म को भी इन्होंने कलेक्ट किया। तो फॉसिल्स कहा जाता है कि जैसे लाखों वर्ष पहले जो मनुष्य थे वो या अन्य जीव जंतु वो मर गए और दब गए मिट्टी में, और वहां ऑक्सीजन नहीं मिला डिकम्पोजिशन के लिए, सड़ने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल सका, तो वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं लाखों वर्षों के बाद। जैसे जो जंगल थे धरती के ऊपर, भूकंप आया, वो नीचे चला गया, वो दब गया, तो डिकम्पोज नहीं हो सका। क्यों? ऑक्सीजन नहीं था इसलिए। तो अब वो लाखों वर्षों के बाद क्या होगा, तो वो डिकम्पोजिशन के अभाव में वो फॉसिल बन जाएगा, यानी कोयला। जो पेड़ पौधे दब जाते हैं तो कोयला बन जाते हैं, तो इसे ही फॉसिल कहा जाता है। तो रिचर्ड एब्राइट ने फॉसिल को भी कलेक्ट किया। तो he also collected rocks, fossils and coins, और coins को भी उसने कलेक्ट किया। and became an eager astronomer, एक एस्ट्रोनोमर भी बन गया, यानी खगोल शास्त्री, यानी हमेशा यूनिवर्स के बारे में, सेलेस्टियल बॉडीज
अर्थ, मून, सन इत्यादि के बारे में स्टडी करने में भी वो काफी दिलचस्पी लेते थे। He became an eager astronomer, sometimes star gazing all night. तो बचपन से ही कितना कुशाग्र बुद्धि के थे रिचर्ड ब्राइट कि कभी कभी रात भर चांद को देखते रहते थे। आप इसी से अनुमान लगाइए कि रात भर जो है तारे को देखते रहते, चांद तारे इत्यादि को, यानी स्काई की तरफ देखते रहते थे। तो ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, एक काफी उत्सुक एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री बन गए। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी रात भर स्टार की तरफ यानी आकाश की तरफ रात भर देखते थे। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. तो रिचर्ड ब्राइट के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं कि कैसे एक साधारण बच्चा एक इंटरनेशनल फेम का साइंटिस्ट बन गया। अभी आप ये स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो रिचर्ड ब्राइट में दो बातें थी। पहली, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, यानी उसमें उत्सुकता काफी अधिक थी, किसी चीज को जानने की, किसी काम को करने की काफी उत्सुकता रहती थी। तो क्यूरियोसिटी इन माइंड, also had a mother who encouraged his interest in learning. रिचर्ड ब्राइट को एक बहुत बड़ा सपोर्ट उसकी मां से भी मिला। रिचर्ड ब्राइट की मदर जो थी वो काफी हेल्पफुल थी, और रिचर्ड ब्राइट के स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए जो भी चीज की जरूरत होती थी, फाइनेंशियल नीड या और कोई नीड, तो उसको फुलफिल करने का काम उसकी मदर करती थी। तो इस तरह से मदर का काफी उसको साथ मिला। तो शी टूक हिम ऑन ट्रिप्स। तो देखिए मदर उसको क्या क्या हेल्प करती थी। तो शी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, उसको जर्नी पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उसको टेलीस्कोप खरीद करके देती थी। जिस एज में आमतौर पर गार्जियन खिलौना खरीद करके देता है बच्चों को, खिलौना ला, रिवॉल्वर, पिस्तौल, राइफल खरीद करके लोग देते हैं या अन्य खिलौने देते हैं, लेकिन रिचर्ड ब्राइट की मदर ने उसको टेलीस्कोप खरीद करके दिया। खेलने के टाइम में टेलीस्कोप यानी दूरबीन, समझ सकते हैं कि दूरबीन का क्या उपयोग होगा, उसका एस्ट्रोनॉमी में यूज होगा, यानी एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र के अध्ययन में यूज होगा, सेलेस्टियल बॉडीज के अध्ययन में यूज होगा, और तो उसका कोई यूज है नहीं। तो उसकी मदर ने टेलीस्कोप खरीद करके दिया। तो आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। तो उसकी मदर का कहना है, जो उसकी मदर जो काफी कोऑपरेटिव थी, उसने उसको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप खरीद करके दिया, कैमरा खरीद करके दिया, माउंटिंग मटेरियल खरीद करके दिया, एंड अदर हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज। आई वॉज, रिचर्ड ब्राइट की सबसे अधिक हेल्पफुल उसकी मदर थी। जहां आमतौर पर मदर और फादर किसी बच्चे को ला करके डिफरेंट टाइप का टॉयज देते हैं, स्वीट्स देते हैं, लेकिन रिचर्ड ब्राइट की मदर क्या ला करके देती थी? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट। ऐसे इक्विपमेंट्स जो उसको, रिचर्ड ब्राइट को रिसर्च वर्क में हेल्प करता था। I was his only companion until he started school, his mother said. उसकी मां कहती है कि मैं उसकी एकमात्र साथी थी जब तक उसने स्कूल नहीं प्रारंभ किया।
जब स्कूल जाना शुरू कर दिया तो स्कूल में और भी फ्रेंड हो गए, लेकिन जब तक स्कूल नहीं गया, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। कहती है कि जब तक स्कूल नहीं जाता था तब तक मैं उसकी एकमात्र फ्रेंड थी, उसकी मदर कहती है, और मैं स्कूल से मैं उसके लिए फ्रेंड्स लाती थी बाहर से घर बुला करके। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। रात में हम लोग जो भी करते थे, यानी स्टडी जो ये लड़का करता था तो साथ साथ करते थे, यानी उसकी मदर उसको स्टडी करने में भी रात में भी हेल्प करती थी। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। यानी रिचर्ड एब्राइट को यहां कहा जा रहा है, रिचर्ड एब्राइट जब मात्र 3rd ग्रेड में, यानी जिसको तीसरा क्लास हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं, 3rd स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, तो 3rd स्टैंडर्ड में जब था तो उसके पिता का देहांत हो गया। और पिता के मृत्यु के बाद रिचर्ड एब्राइट की मदर कहती कि मेरे लिए जिंदगी में सिर्फ एक ही था और वो था रिचर्ड एब्राइट, और इसलिए वो अपना लाइफ पूरी तरह पर डिवोटेड की हुई थी रिचर्ड के ऊपर। So and her son, she and her son spent almost every evening at the dining room table. हर एक इवनिंग के टाइम में डाइनिंग रूम में टेबल पर दोनों एक साथ रहते थे और वो स्टडी करने में हेल्प करती थी। रिचर्ड एब्राइट को उसकी मदर हेल्प करती थी स्टडी करने में। If he didn't have things to do, कहती है कि अगर उसके पास कोई काम नहीं रहता था तो मैं उसके लिए काम खोज करके लाती थी, यानी स्टडी वर्क। तो आई फाउंड वर्क फॉर हिम। किस टाइप का वर्क? नॉट फिजिकल वर्क, यानी शारीरिक परिश्रम का काम नहीं, कोई कुदाल चलाने वाला काम नहीं खोज करके लाती थी। तो कैसा काम लाती थी? तो लर्निंग थिंग्स, क्या याद करना है ये खोज करके लाती थी। हिज मदर सेड। और ये लड़का भी बड़ा कंड्यूसिव था, बड़ा पॉजिटिव था, ही लाइक्ड इट। दूसरे को अगर ये सब पढ़ने के लिए दीजिएगा, बच्चा को याद करने वाला मटेरियल दीजिएगा, तो वो बच्चा आपको विरोध करेगा। आजकल को जो देखते हैं बच्चा का टेंडेंसी, मोबाइल दे दीजिए तो वो बहुत खुशी से देखेगा, और मतलब उसको पढ़ने के लिए कहिए तो वो विरोध करेगा। लेकिन रिचर्ड एब्राइट बड़ा ही पॉजिटिव माइंड का था। उसकी मदर काम खोज करके देती थी, उसको वर्क देती थी, और वो इसको पसंद करता था। ही वांटेड टू लर्न, वो भी याद करना चाहता था। एंड ही लर्न ही डिड, और वो सिर्फ यही काम करता था, माने बस पढ़ना। उसने सिर्फ सीखा, सिर्फ मतलब पढ़ाई का काम किया और कुछ नहीं करता था। He earned top grades in school, और नतीजा क्या हुआ कि स्कूल में टॉप पोजीशन प्राप्त किया। On everyday things he was just like every other kid। तो अन्य मामले में रिचर्ड एब्राइट जो है जन्म से ही कोई गॉड गिफ्टेड नहीं था। अन्य बच्चे जैसे करते हैं, अन्य बच्चों का जो स्वभाव रहता है, नेचर रहता है, वही रिचर्ड एब्राइट का भी नेचर था। So by the time he was in the 2nd grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies. So by the time he was in the 2nd grade, तो 2nd grade में देखिए रिचर्ड एब्राइट क्या किया कि had collected all 25 species of butterflies and found around his hometown। अपने होम टाउन में पाए जाने वाले 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया। आप गौर कीजिए बात को, आमतौर पर जो बच्चे होते हैं वो भी बटरफ्लाइज को पकड़ते हैं, लेकिन वो बटरफ्लाइज को पकड़ लेते हैं, उनको यह मतलब नहीं रहता कि कौन स्पेसीज है, अलग स्पेसीज है कि सेम स्पेसीज है, सबसे मतलब नहीं रहता है। बस उसको मतलब होता है कि बटरफ्लाइज को पकड़ लेना। लेकिन रिचर्ड एब्राइट 25 टाइप्स के स्पेसीज जो उसके होम टाउन में मिलते थे, 25 टाइप्स के स्पीशीज के बटरफ्लाइज को पकड़ा। आप गौर कीजिए बात को। बहुत सारा स्टूडेंट स्पीशीज का नहीं डेफिनेशन समझता है। स्पीशीज का डेफिनेशन आपको बतलाते हैं कि स्पीशीज का डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स
विच आर एबल टू रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, यानी ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये उसको स्पीशीज कहा जाता है। ये स्पीशीज का डेफिनेशन है। यानी ये चैप्टर जो है पूरा बायोलॉजिकल है। ये चैप्टर में आपको इंग्लिश लिटरेचर बहुत कम और ज्यादा बायोलॉजी आपको मिलेगा। तो इसलिए यहां पर टर्म यूज हुआ स्पीशीज। तो स्पीशीज का मतलब हुआ कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू रिप्रोड्यूस विच ईच अदर। जैसे कहने का मतलब हुआ आदमी, तो आदमी के साथ ही ना रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? अपने ही समान संतान पैदा करना। तो आदमी के साथ ही ना अपने समान संतान पैदा कर सकता है। कुत्ता को ही पैदा कर सकता है, कुत्ता के साथ पैदा कर सकता है। हाथी को पैदा कर सकता है। तो ये सब एक स्पीशीज है। फ्रॉग है, राना टिग्रिना उसका साइंटिफिक नेम है। आदमी होमो सेपियन साइंटिफिक नेम है। तो आदमी बहुत डेवलप है, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, तो क्या उसमें यह कैपेसिटी है कि वो कोई खरगोश पैदा कर देगा, कुत्ता पैदा कर देगा क्या? क्योंकि बायोलॉजिकली जो है एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स ही आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, रिचर्ड एवराइट के होम टाउन में 25 स्पीशीज के बटरफ्लाईज मिलते थे और वो सब प्रकार के स्पीशीज के बटरफ्लाईज को पकड़ता था। तो गौर कीजिए कि कितना बड़ा जीनियस ये बच्चा था कि बच्चे में ही सबके अलग अलग टाइप के स्पीशीज के बटरफ्लाईज को वो कैच करता था। that probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. रिचर्ड एवराइट खुद कहता है कि 25 टाइप के बटरफ्लाईज को कलेक्ट करने के साथ ही मेरा बटरफ्लाई कलेक्ट करने का यह प्रोसेस लगता है समाप्त हो जाता। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आया कहानी में। कहानी का टर्निंग पॉइंट क्या था? तो he said, but my mother got me a children book called The Travels of Monarch Twain. तो इसकी मदर जो है, आप जानते हैं कि हमेशा स्टडी मटेरियल सब लाती रहती थी इसके पढ़ने के लिए। तो इसकी मदर ने इसको एक किताब ला करके दिया। वो किताब का हेडिंग था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेन। मोनार्क टेन नामक बटरफ्लाईज का ट्रेवल, समझे? मोनार्क टेन नामक बटरफ्लाईज का ट्रेवल जर्नी, तो ये बुक था। तो दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। उस बुक को पढ़ने से रिचर्ड एवराइट को पता चला कि किस प्रकार से मोनार्क बटरफ्लाईज का एक स्पीशीज, जिस बटरफ्लाईज का नाम था मोनार्क बटरफ्लाईज, ये माइग्रेट करता है सेंट्रल अमेरिका। एक साइंटिस्ट ने उसके माइग्रेशन को मार्क किया कि सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट करता है खास प्रकार का बटरफ्लाई जिसका नाम है मोनार्क बटरफ्लाई। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। और इस तरह से यही जो रिसर्च था ये डॉक्टर उर्क्यू हार्ट नामक एक बड़ा साइंटिस्ट का था। तो ये रिसर्च जो था इसने रिचर्ड एवराइट के लिए फर्दर बटरफ्लाईज के क्षेत्र में फर्दर काम करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दिया। कैसे? तो वो अब आप समझिए कि बुक के अंत में क्या था। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाईज माइग्रेशंस। बुक चूंकि ये साइंटिफिक बुक था, बुक के अंत में लिखा गया था कि जो इसको पढ़ रहे हैं, स्वाभाविक है कि सब साइंटिफिक माइंड वाला आदमी पढ़ेगा उसको, तो जो इसको पढ़ रहे हैं उनसे आग्रह है कि बटरफ्लाईज मोनार्क बटरफ्लाईज को कैच कीजिए। तो देखिए, they were asked to tag butterflies for research by डॉक्टर उर्क्यू हार्ट। डॉक्टर उर्क्यू हार्ट ने कहा कि आप जो भी ये बुक पढ़ रहे हैं बटरफ्लाईज को टैगिंग कीजिए, कुछ उसके पूंछ में लगा दीजिए, कुछ लिख करके कि कहां से वो चला है। तो इससे क्या होगा
कि मान लिया कि आप यहां पटना से एक टैग लगा दिए बटरफ्लाई में और उसको छोड़ दिए तो अगर उसका मूवमेंट सेंट्रल अमेरिका की तरफ होगा तो यहां से सेंट्रल अमेरिका के डायरेक्शन में वो मूव करेगा और कहीं पकड़ा जाएगा तब न माना जाएगा। इसीलिए डॉक्टर उर्क्यू हार्ट ने कहा रीडर से कि आप बटरफ्लाइज को टैगिंग कीजिए, उसका पूंछ में कुछ लगा दीजिए और जिससे कि ये पता चल सके कि कहां से चला और कहां पकड़ा गया। डॉक्टर उर्क्यू हार्ट बटरफ्लाई के माइग्रेशन को स्टडी कर रहे थे। तो आस्क्ड बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च, तो माइग्रेशन ओपन। At the end of the book, readers were invited to help study butterflies migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Urquhart Hart. तो फ्रेडरिक उर्क्वाट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। डॉक्टर उर्क्यू हार्ट कौन थे? इनका डॉक्टर उर्क्यू हार्ट का पूरा नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्यू हार्ट। इनका पूरा नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्यू हार्ट। ये कहां काम करते थे? तो टोरंटो यूनिवर्सिटी में, कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे। एब्राइट्स मदर रोट टू उर्क्यू हार्ट एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। बुक के अंत में जो बटरफ्लाइज को टैगिंग करने के लिए कहा गया था, साथ ही साथ उर्क्यू हार्ट साहब ने अपना एड्रेस भी लिखा था। तो रिचर्ड एब्राइट की मदर ने लेटर लिखा डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्यू हार्ट को और लेटर लिख करके कुछ सजेशन मांगा कि अपने बेटे को बटरफ्लाई का कलेक्शन हम करवा रहे हैं, तो उसमें कुछ सजेशन दीजिए क्या काम करना है। और नतीजा हुआ कि डॉक्टर उर्क्यू हार्ट जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारा मटेरियल दे दिया, इनको वर्क दे दिया काम करने के लिए कि आप इस पर रिसर्च कीजिए। तो सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्क्यू हार्ट। डॉक्टर उर्क्यू हार्ट ने यह भी लिख दिया कि जो रीडर देख रहे हैं मोनार्क को, वो टैग लगा दे उसमें, उसके पूंछ में कोई चीज लिख करके लगा दें और जहां वो पकड़ा जाए वो टैगिंग को भेज दें किसके पास? डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्यू हार्ट के पास, जिससे पता चल सके कि मान लीजिए कि कोई दिल्ली में टैग लगाया है और वो टैग कहां पाया गया? वो पाया गया अगर मान लीजिए पटना में, तो दिल्ली से पटना के डायरेक्शन में उसका मूवमेंट है बटरफ्लाई का, ये पता चल जाएगा। तो यही डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्यू हार्ट का मकसद था, बटरफ्लाई के माइग्रेशन को स्टडी करना। द बटरफ्लाई कलेक्शन soon around reading last 6 weeks in late summer। तो 6 वीक तक लगातार फ्रेडरिक रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया कि कलेक्ट करना शुरू कर दिया बटरफ्लाइज को। तो इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच मेनी। लेकिन रिचर्ड एब्राइट को शीघ्र समझ में आ गया कि अगर एक एक बटरफ्लाई को आप पकड़ने के लिए जाइएगा तो आप बहुत सारे बटरफ्लाई को नहीं पकड़ पाइएगा, इसलिए ज्यादा अच्छा उपाय है कि बटरफ्लाई को पाल लेना। So the next step for एब्राइट was to raise a flock of butterflies। बटरफ्लाइज का एक पूरा झुंड जो है उसको पालना, यही उनके पास ऑप्शन था। They would catch a female monarch, take her eggs। तो क्या करते थे कि फीमेल मोनार्क को पालते थे, टेक हर एग्स, और उसका अंडा प्राप्त करते थे। एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू दियर लाइफ साइकिल। तो वो अंडा को वो जो है पालते थे, सेचते थे, बट उसका लाइफ साइकिल को पूरा करके, ताकि अंडा से निकलेगा उसका बटरफ्लाई का बच्चा, वो बटरफ्लाई हो जाएगा। तो इसलिए
वो मोनार्क बटरफ्लाई को पालने लगे। तो पहले अंडा को पालते थे, फिर अंडा फूटता था तो होता था कैटरपिलर, वो कैटरपिलर डेवलप करता था तो होता था प्यूपा, उसका लाइफ साइकिल होता है बटरफ्लाईज का, 2 एडल्ट बटरफ्लाई, और इसके बाद प्यूपा डेवलप करता था तो एडल्ट बटरफ्लाई, ये उसका लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई का। तो ये सब काम जो है रिचर्ड एब्राइट करना शुरू किया। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई विंग्स एंड लेट देम गो। इसके बाद क्या करता था, एडल्ट बटरफ्लाई हो जाता था तो उसको टैगिंग कर देता था, कुछ लगा देता था उसके पूंछ में लिख करके, और उसको उड़ा देता था कि किधर जाता है पता चले, उसका मूवमेंट पता चलेगा। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाईज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो नरेटर कहता है, ऑथर कहता है कि कई वर्षों तक रिचर्ड एब्राइट का बेसमेंट जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई को पालने का जगह बना हुआ था। वहां सिर्फ एक ही काम होता था, बटरफ्लाई को पालने का, उसके घर के बेसमेंट में। इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज। लेकिन बटरफ्लाई को टैगिंग करते रहने के बाद भी कुछ रिजल्ट देखिए आदमी को नहीं होता है तो उत्साह नहीं बनता है। तो बटरफ्लाई को टैग करके उड़ा रहा था, लेकिन कुछ रिसर्च का रिजल्ट निकल नहीं रहा था। अगर रहता कि ये सब जिसको टैगिंग किया गया है वो सेंट्रल अमेरिका की तरफ पकड़ा जाता, तब न होता कि हाँ भाई ये प्रूव हो गया कि मोनार्क बटरफ्लाईज का माइग्रेशन है सेंट्रल अमेरिका की तरफ। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। इस कारण से रिचर्ड एब्राइट का इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे करके कम होने लगा। इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज। ये कहना किसका है कि मैंने इंटरेस्ट उसमें मेरा कम होता चला गया, रिचर्ड एब्राइट का कहना है। इट्स टेडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। तो ये टेडियस है, टेडियस मतलब थकाने वाला, उबाऊ काम है, एंड इसका कोई फीडबैक नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं था जिसका कि रिस्पॉन्स आम लोगों से मिलता कि हाँ भाई आपने जो है बटरफ्लाई पाला है, इधर चला गया आपका बटरफ्लाई, उधर चला गया। यानी एक बार उड़ा दिए तो चला गया तो कहां चला गया कोई पता नहीं। कोई उसको किसी को मिलेगा तब ना कोई रिस्पॉन्स देगा। तो इसलिए एब्राइट का इंटरेस्ट इसमें कम होने लगा। एब्राइट सेड इन ऑल टाइम आई डिड इट। कहते हैं कि पूरा टाइम मैंने यही किया। ही लाफ्ड। ओनली 2 बटरफ्लाईज हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। जितना बटरफ्लाई को, ये जो कि खुद पालते थे अपने बेसमेंट में बटरफ्लाई को, जितने बटरफ्लाईज को इन्होंने टैगिंग किया और उसको उड़ा दिया, उसमें से सिर्फ 2 ही बटरफ्लाई पकड़ाया। जबकि आप सोच सकते हैं कि हजारों बटरफ्लाईज को ये टैगिंग किए थे, क्योंकि अपना बेसमेंट में बटरफ्लाई ही पैदा करते थे, इसलिए ये तो अनगिनत हजारों को टैगिंग किए, लेकिन पकड़ाया सिर्फ 2। ओनली 2 बटरफ्लाईज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। नरेटर यानी रिचर्ड एब्राइट जहां पर टैगिंग किया था, जहां रहता था, वहां से मात्र 75 माइल्स दूर। 1 मिनट, इसका मतलब हुआ कि जिस बटरफ्लाई को टैगिंग किया गया वो वहां से 75 माइल दूर उड़ करके चला गया। एक बात गेस कर रहे हैं ना, तो इतना तो मूवमेंट पता चल गया उसका कि 75 माइल्स तक चला गया। आमतौर पर आप नहीं समझ सकिएगा कि एक बटरफ्लाई इतना दूर उड़ता होगा। हम लोग सोचते हैं कि बटरफ्लाई आसपास में ही रहता होगा, है? लेकिन 75 माइल्स तक इसका टैगिंग किया हुआ बटरफ्लाई पाया गया, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is.
तो 7th ग्रेड में रिचर्ड एब्राइट जब पहुंचता है तो उसको एक हिंट मिलता है कि रियल साइंस है क्या। व्हेन इंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, तो 7th ग्रेड में जब जाता है यानी 7th क्लास में, तब उसको ये हिंट मिलता है कि एक जो है साइंस एग्जीबिशन में, काउंटी साइंस फेयर, काउंटी का मतलब होता है क्षेत्रीय, रीजनल इलाका, काउंटी का मतलब रीजनल, तो रीजनल साइंस एग्जीबिशन में वो पार्टिसिपेट करता है। रीजनल साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद उसको साइंस वास्तविक तौर पर समझ में आता है। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स हैड वॉन समथिंग। रिचर्ड एब्राइट रीजनल यानी काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, लेकिन कोई प्राइज इसको नहीं मिला। और इस तरह से कहा, रिचर्ड एब्राइट को लगा कि मायूसी हाथ लगी, क्योंकि इसको कोई प्राइज नहीं मिला तो मायूसी लगी। तो इसलिए ये रिचर्ड एब्राइट कहता है, खुद ही कह रहा है, इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग, कि बहुत सैड फीलिंग था, टू सिट देयर, वहां बैठना, नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स हैड वॉन समथिंग, कि बाकी सब जो लोग गए थे साइंस फेयर में सबको कुछ न कुछ मिला प्राइज, और मुझे कुछ नहीं प्राइज मिला। एब्राइट सेड हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, उसने उस साइंस फेयर में क्या दिखलाया था? फ्रॉग टिश्यू का स्लाइड। स्लाइड मतलब माइक्रोस्कोप से जिसको आप देख सकते हैं इनलार्ज कर करके, तो इस स्लाइड इन्होंने प्रेजेंट किया था फ्रॉग टिश्यू दिखाने के लिए। तो सवाल है कि फ्रॉग के टिश्यू का स्लाइड इसने साइंस फेयर में प्रेजेंट किया, तो ये बिल्कुल दुनिया में नया चीज हुआ। अरे ये न्यू चीज कैसे हुआ? इस प्रकार का स्लाइड तो पहले भी अवेलेबल था, ये साइंस फेयर था, तो साइंस फेयर का मतलब है कि कोई नया चीज नहीं आपको देना है? जो चीज ऑलरेडी दुनिया में जानता है लोग, अब वो आप दीजिएगा तो फिर तो कोई साइंस का वंडर हुआ नहीं, साइंस का अचीवमेंट हुआ नहीं। तो विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो उसने जो है एक स्लाइड को माइक्रोस्कोप में दिखाने का काम किया। He realized the winners had tried to do real experiments and not simply make a neat display. रिचर्ड एब्राइट को खुद अपना मिस्टेक महसूस हुआ और उसको लगा कि फ्रॉग का स्लाइड समझ रहे हैं, ये ग्लास का बना हुआ होता है, उस पर फ्रॉग का मान लिया कि सेल वगैरह को ये रखा गया और उसको माइक्रोस्कोप में प्लेस करके देखा जाता है। माइक्रोस्कोप का कैपेसिटी रहता है कि उसको 500 टाइम्स या लाखों टाइम्स अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर का माइक्रोस्कोप होता है, तो उसको बड़ा करके दिखाता है। तो इन्होंने नया कुछ नहीं दिखाया, जो ऑलरेडी दुनिया में था उसी को दिखलाया। लेकिन जिन लोगों को प्राइज मिला, रिचर्ड एब्राइट एक पॉजिटिव मेंटालिटी के आदमी थे, उन्होंने इसको चैलेंज के रूप में लिया कि जिन लोगों को प्राइज मिला उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने कोई न्यू एक्सपेरिमेंट किया और उनको लगा कि मैंने सिर्फ डिस्प्ले किया, मैंने तो सिर्फ प्रदर्शन किया, जो ऑलरेडी था उसी को मैंने दिखाया। तो एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. इनको लगा कि मेरी गलती थी, मैं तो सिर्फ यहां डिस्प्ले करने, प्रदर्शन करने आया था, अब बाकी लोग जो थे वो कोई ना कोई छोटा से लेकर के बड़ा एक्सपेरिमेंट किए थे। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. रिचर्ड एब्राइट जो है एक कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी का लड़का था और इसको महसूस हुआ। देखिए
कोई आदमी आगे बढ़ता है, उसका पहला निशानी होता है कि उसको अगर कोई मिस्टेक बतलाता है तो उसको वो स्वीकार करता है, उसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करता है और उसमें सुधार करने की कोशिश करता है। ऐसा आदमी आगे बढ़ता है। लेकिन अगर किसी में आप कमी बतलाइए और वो आपसे लड़ने लगे तो इसका मतलब उस आदमी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आपकी कमी को, आपके डिफेक्ट को कोई आदमी बतला रहा है तो उससे आप लड़िए नहीं। रिचर्ड एब्राइट ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी का लड़का था। तो ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment. तो अब रिचर्ड एब्राइट कहता है कि आई न्यू, मुझको ये महसूस हो गया दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, कि अगले साल जो साइंस का फेयर होगा तो साइंस के फेयर में मैं क्या करूंगा, आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। तो मैं एक असली एक्सपेरिमेंट करूंगा, प्रयोग करूंगा। लेकिन इस साइंस के फेयर में इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ डिस्प्ले किया। यानी जो चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है सिर्फ उसको दिखाने का काम किया, इसलिए इनको प्राइज नहीं मिला। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्कुहार्ट फॉर आइडियाज। अब रिचर्ड एब्राइट अगले साल के साइंस फेयर में एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचा। अब साइंस में एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या करना है, तो इसके लिए सजेशन मांगा डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कुहार्ट से। डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कुहार्ट की तरफ से सजेशन का पूरा स्टैक यानी पूरा गट्ठर आया, ढेर सारा सजेशन दे दिया कि ये एक्सपेरिमेंट करो, ये एक्सपेरिमेंट करो, ये करने के लिए तुम्हारे पास काम है। तो फॉर एक्सपेरिमेंट्स दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल। इतना न सजेशन डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कुहार्ट से आ गया कि रिचर्ड एब्राइट हमेशा बिजी रहता था उस होमवर्क को करने में। ऑल थ्रू हाई स्कूल लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। तो इस प्रकार से हमेशा वो एक्सपेरिमेंट में बिजी रहता था और इसका यह परिणाम हुआ कि उसका स्किल बढ़ता गया और इसी का परिणाम था कि आगे चल करके उसने प्राइज जीता। तो लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स, उसके प्रोजेक्ट के ऊपर जो है प्राइज मिला, एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी उसको प्राइज मिला। फॉर हिज 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills really all monarch caterpillars every few years. तो 8th grade में, जब 8th स्टैंडर्ड में आए रिचर्ड एब्राइट, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक वायरल डिजीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि, और उसने रिसर्च किया इस पर, ये पाया कि एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज का क्या कॉज होता है ये जानने का कोशिश किया। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स। तो कौन सा वायरल डिजीज है, उसका क्या कारण है जिसके साथ चलते सभी मोनार्क कैटरपिलर हर एक साल मर जाते हैं। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। रिचर्ड एब्राइट को अपने रिसर्च में यह महसूस हुआ कि एक बीटल यानी एक भौरा के द्वारा ये लाया जाता है। तो देखिए, एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी
कैरीड कि शायद ये डिजीज जो वायरल डिजीज है बटरफ्लाइज में, ये कैरी कौन करता है? तो एक बीटल, एक भौरा। तो ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो उसने क्या किया कि कैटरपिलर पालने का प्रयास किया बीटल के प्रेजेंस में। और क्या कहते हैं रिचर्ड अबाइट कि आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल सका। ही सेड बट आई वेंट अहेड, लेकिन फिर मैंने आगे बढ़ाया, एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। और उस प्रकार से उनको महसूस हुआ कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। दिस टाइम आई वोन। इस समय उनको साइंस फेयर में पुरस्कार प्राप्त हुआ, क्योंकि ये एक रियल एक्सपेरिमेंट था। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी ऑफ वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। तो नेक्स्ट ईयर का देखिए इनका क्या है सब्जेक्ट मैटर। तो इसका साइंस फेयर का प्रोजेक्ट था, तो वाज टेस्टिंग द थ्योरी, ये इसमें टेस्ट किया जा रहा था। साइंस फेयर का प्रोजेक्ट इनको था टेस्टिंग द थ्योरी, कि ये थ्योरी में कितना सही है कितना गलत है। क्या कि वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स, कि वाइसराय बटर नामक बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क की नकल करती है। इनके पास यही काम था कि आप साबित कीजिए कि वाइसराय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई की नकल करती है। तो द थ्योरी वाज दैट वाइसराय लुक लाइक मोनार्क। इसमें यह कहा गया कि वाइसराय बटरफ्लाई जो है देखने में लगता है मोनार्क बटरफ्लाई के जैसा, बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। देखिए बटरफ्लाइज को सबसे ज्यादा डर किससे है? पक्षियों से। तो कहता है कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। तो मोनार्क बटरफ्लाई को जब बर्ड्स खाती है तो इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है। तो वाइसराय बटरफ्लाई सोचती है कि हम भी अगर मोनार्क की तरह दिखेंगे तो पक्षी हमको नहीं खाएगी, क्योंकि पक्षियों को मोनार्क बटरफ्लाई का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। ये रिसर्च बता रहा है। तो वाइसराय बटरफ्लाई चाहती है कि हम भी मोनार्क के जैसा दिखे, तो पक्षी हमको नहीं खाएगा, सोचेगा स्वाद इसका ठीक नहीं है। वाइसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। दूसरी तरफ वाइसराय बटरफ्लाई जो है उसका स्वाद पक्षियों को अच्छा लगता है। तो अगर बर्ड्स देख लेगी वाइसराय बटरफ्लाई को तो सोचेगी उसको मार करके खा जाए। So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. तो इस तरह से वाइसराय बटरफ्लाई अपने जिंदगी बचाने के लिए क्या करता था कि अपने आप को मोनार्क की तरह दिखाता था। जितना मोनार्क की तरह अपने आप को दिखाएगा तो उसकी जिंदगी उतनी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि पक्षियां जो है मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाती थी और पक्षियां वाइसराय बटरफ्लाई को खा जाती थी। तो अगर वाइसराय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई जैसा दिखेगा तो फिर उसके पक्षियों को खाने का चांस कम हो जाएगा। Abraham's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. तो मोनार्क का प्रोजेक्ट वर्क यही था कि क्या सचमुच में चिड़िया मोनार्क को खाती है। चिड़िया मोनार्क को खाती है कि प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स।
he found that starling that would eat ordinary bird food. तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या दिखलाया कि एक स्टर्लिंग नामक यानी सारिका मैना, स्टर्लिंग मतलब सारिका मैना, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, तो अन्य पक्षियों के खाना को वो नहीं खाते हैं। They would eat all the monarchs, लेकिन अन्य पक्षियों को नहीं खाते हैं, लेकिन सब मोनार्क को खाते हैं। So it could get, Wright said, later research by other people. In his second year in high school, Richard Wright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. तो हाई स्कूल में सेकेंड ईयर में रिचर्ड ब्राइट ने रिसर्च प्रारंभ किया किस चीज पर? तो अननोन हार्मोन पर, इंसेक्ट हार्मोन पर। इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन लाइफ ऑफ सेल्स। तो हार्मोन के ऊपर रिसर्च प्रारंभ किया। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है, लेकिन बोले नहीं कि ये चैप्टर जो है आपको इंग्लिश लिटरेचर कम, बायोलॉजी ज्यादा दिखाई पड़ेगा। हार्मोन जो है केमिकल सब्सटेंस होता है जो ऑर्गेनिजम्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कंट्रोल करता है या अदर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है, ये होता है हार्मोन। तो देखिए इसका रिसर्च का विषय था एक हार्मोन, द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। एक इंसेक्ट का हार्मोन जिसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं थी। तो इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। और ये रिसर्च करते करते जो है सेल के लाइफ के ऊपर इनका एक महत्वपूर्ण इन्वेंशन हुआ। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। इन्होंने रिसर्च में किस क्वेश्चन का आंसर शुरू किया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। इनका रिसर्च का टॉपिक था कि मोनार्क प्यूपा में जो छोटा छोटा गोल्डन स्पॉट्स 12 ठो पाया जाता है, 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स। तो 12 छोटा छोटा सुनहला कलर का स्पॉट्स पाया जाता है मोनार्क प्यूपा में। इसका पर्पस क्या है, क्यों है? तो सामान्य तौर पर तो दिखाई पड़ता है कि 12 तो है स्पॉट्स, तो शायद डेकोरेशन के लिए है, देखने में खाली रंगीन है, देखने में अच्छा लगे इसलिए ऐसा होगा। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, यानी हर एक आदमी का यही सोचना था कि ये गोल्डन स्पॉट्स जो है मोनार्क प्यूपा में वो सिर्फ देखने के लिए है, ऑर्नामेंटल है, यानी सजावट का चीज है, डेकोरेशन है एक प्रकार का। एवराइट सेड बट डॉक्टर यूर्कू हार्ट डिडंट बिलीव इट। लेकिन डॉक्टर यूर्कू हार्ट को यह विश्वास नहीं था कि वो सिर्फ ऑर्नामेंटल है। उनका सोचना था कि ये कोई हार्मोन स्पोर्ट है और ये यहां पर कोई हार्मोन है और ये हार्मोन उसके लाइफ को कंट्रोल करता है। टू फाइंड द आंसर ए ब्राइट एंड अनदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। सबसे पहले रिचर्ड ब्राइट और इसके एक और फ्रेंड ने जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया कि बिल्ड अ डिवाइस, एक उपकरण बनाया that showed the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। और उस डिवाइस की सहायता से, उस एक्सपेरिमेंट की सहायता से उसने इस बात को साबित करने में सफलता प्राप्त कर ली कि वो जो 12 टाइनी स्पॉट्स है, गोल्डन स्पॉट्स, वहां से हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। कहा के लिए हार्मोन का?
तो बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट, ताकि बटरफ्लाई का फुल डेवलपमेंट हो सके। हार्मोन, जैसा कि आपको बताया कि केमिकल सब्सटेंस होता है, हार्मोन को कहा ही जाता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ग्रोथ को ये कंट्रोल करके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। किसी की में तेजी से ग्रोथ करा जाता है, किसी में ग्रोथ को कंट्रोल किया हुआ रहता है। अब देखते हैं ना, जिससे आदमी का शरीर बढ़ जाता है लेकिन आंख तो छोटा है तो छोटा ही रह जाता है? तो ये सब काम हार्मोन का है कि ग्रोथ करके या ग्रोथ को रोक करके, ग्रोथ को कंट्रोल करके ये रिस्पॉन्स देने का काम करता है। The spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. इन्होंने ये भी साबित किया कि जो 12 टाइनी गोल्डन स्पॉट्स है, ये हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, और इनके हार्मोन के प्रोडक्शन से क्या होगा कि बटरफ्लाई का पूरा डेवलपमेंट हो पाएगा। तो हार्मोन को, जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं कि कहा ही जाता है ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ के माध्यम से कंट्रोल करता है लाइफ साइकिल को। तो दिस प्रोजेक्ट वोन एवराइट फर्स्ट प्लेस, एवराइट को इस समय फर्स्ट प्लेस मिला, एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड एग्जीबिशन। तो अब इंटरनेशनल साइंस एंड एग्जीबिशन में एंट्री का मौका मिल गया। इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में इसको जाने का मौका मिल गया। तो देयर ही वोन 3rd प्लेस फॉर जूलॉजी, और उस इंटरनेशनल साइंस फेयर में जूलॉजी में 3rd पोजीशन प्राप्त किया। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द इंटीमोलॉजी लेबोरेटरी। साथ ही साथ उसको एक और अपॉर्चुनिटी मिला कि उसको समर सीजन में, जो कि गर्मी की छुट्टी रहती है कोई भी स्कूल में, उसको इंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, यानी जहां पर फॉसिल्स इत्यादि का स्टडी किया जा रहा है, वहां पर उसको काम करने के लिए मिल गई जगह। ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। As a high school junior, Richard Wright continued his advanced experiments on the monarch pupa. तो कहते हैं कि हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड ब्राइट ने अपना रिसर्च जो है आपको कंडक्ट करता रहा, एडवांस एक्सपेरिमेंट किया। कहां? तो मोनार्क प्यूपा के ऊपर। That year his project won first place, और मोनार्क प्यूपा के ऊपर इनका प्रोजेक्ट को पहला स्थान मिल गया एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। तो इस तरह से इंटरनेशनल साइंस फेयर में इनको पहला पोजीशन मिल गया। फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। साथ ही साथ एक और ऑफर मिला इनको कि एक और चांस मिला काम करने का। कहां? तो आर्मी लेबोरेटरी समर सीजन में। समर सीजन में आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का इनको अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो इस तरह से जो व्यक्ति पहले निग्लेक्टेड था, तो उस व्यक्ति को लगातार कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी अपने मेरिट के बदौलत। In his senior year, he went a step further. He grew cell from a monarch's wing. तो देखिए, कहते हैं कि से सीनियर ईयर में एक और स्टेप इन्होंने छलांग लगाई। उन्होंने सेल ग्रो किया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम मोनार्क्स विंग्स। मोनार्क के पंख से सेल ग्रो किया इन अ कल्चर। ये कल्चर क्या होता है? ये कल्चर होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इसको कहा जाता है बायोलॉजी में, या माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक
टब या कोई पॉट में न्यूट्रिएंट्स का घोल लिया जाता है, सॉल्यूशन। जैसे कोकोनट वाटर जो रहता है वो सभी न्यूट्रिएंट का ही घोल होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन, विटामिन इत्यादि पाए जाते हैं। अब उसमें जो है रूट ग्रोइंग हार्मोन डाला जाता है और कोई प्लांटलेट उसमें लगाया जाता है, उससे उसमें रूट डेवलप हो जाता है। फिर उसमें सूट डेवलपिंग हार्मोन डाला जाता है, तो फिर उसमें सूट बन जाता है। रूट हुआ जो नीचे जमीन के नीचे रहता है, सूट ऊपर वाला पार्ट हुआ। अब इसके बाद एक समय में हजारों प्लांटलेट यानी छोटा छोटा पौधा बन जाता है, उसको कहीं भी लगाया जा सकता है। यह सिस्टम कहा जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन, या इसको टिश्यू कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इनको मौका मिला टिश्यू कल्चर करके मोनार्क के विंग से सेल को डेवलप करने का, एंड सो दैट सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके यह साबित कर दिया कि गोल्ड स्पॉट्स मोनार्क बटरफ्लाई के ये में जो पाया जाता है 12 गोल्ड स्पॉट्स, वहां पर जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो हार्मोन अगर डाल दिया जाए तो उससे क्या होगा, मोनार्क के विंग के सेल्स से कल्चर करने का परिणाम होगा कि सेल्स ग्रो करेगा और डिवाइड करेगा और डेवलप कर जाएगा इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग सेल्स, और उसे डेवलप करके नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स, बटरफ्लाई स्केल्स का निर्माण हो जाएगा। ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, बशर्ते कि जो 12 गोल्डन स्पॉट्स है वहां से जो हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है वो हार्मोन डाला जाए न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन में। द प्रोजेक्ट वोन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी, और इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुआ जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में। ही हैज स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। तो समर वेकेशन को जो है उन्होंने कहां व्यतीत किया था, आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन करने के बाद डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। तो आर्मी लेबोरेटरी में उन्होंने रिसर्च करने में समय अपना बिताया। एंड एट द लाइब्रेरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो एक और जगह उनको काम करने का मौका मिला, यूएस ये लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर में भी उन्होंने रिसर्च कंडक्ट किया। फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट बैक टू द laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone। तो अगला संडे को रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एब्राइट वेंट बैक टू लेबोरेटरी, वो लौट करके लेबोरेटरी में गए ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लेबोरेटरी में गए और वहां कई प्रकार के हार्मोन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, यहां रिचर्ड एब्राइट को लेबोरेटरी का जो इंस्ट्रूमेंट था वो भी यूज करने का मौका मिल गया। He was able to identify the hormones केमिकल स्ट्रक्चर। अब रिचर्ड एब्राइट हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई करने में अब सक्षम थे। हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं, हार्मोन एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है, तो हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में भी अब ये सक्षम थे। A year and a half later, यानी 1.5 बरस के बाद, during his junior year, एब्राइट got the idea for his new theory about cell life। इसके नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने सेल लाइफ के बारे में रिसर्च किया।
or came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. तो इस तरह से एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। सेल लाइफ के बारे में उनको नई थ्योरी की जानकारी मिल गई, और इस समय वो एक्सरे फोटो देख रहे थे कि किस चीज के लिए, तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। when he saw those photos, एब्राइट डिडंट शाउट। तो जिस समय एब्राइट फोटो देख रहे थे तो उन्होंने यूरेका इत्यादि कह करके, यानी आई हैव गॉट इट कह करके चिल्लाया नहीं। जैसे बॉयल्स, आर्किमिडीज इत्यादि जो साइंटिस्ट थे, उनको जब अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था तो वो बहुत जोर से चिल्लाते हुए दौड़ते हुए चले गए और उन्होंने चिल्लाया यूरेका, यानी आई हैव गॉट इट। तो आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया है ना कि जब किसी वस्तु को पानी में अगर डुबोया जाता है तो उससे जो वाटर डिस्प्लेस होता है, अगर उसका वेट उस आर्टिकल के वेट से ज्यादा है तो वो आर्टिकल नहीं डूबेगा। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज बचपन से ही इस बात को लेकर के काफी जिज्ञासु थे कि एक कांटी डूब जाती है पानी में लेकिन एक बड़ा जहाज नहीं डूबता है, ऐसा क्यों होता है? तो इस कारण से वो जानना चाहते थे। और जब उनको ये समझ में आ गई, उस समय वो पानी में नहा रहे थे और मात्र इनर वियर पहन करके, यानी जांघिया पहन करके, और उनको जब ये थ्योरी समझ में आया तो वो खुशी के मारे पागल हो गए थे और वो यूरेका यूरेका कहते हुए, क्या आई हैव फाउंड इट कहते हुए चिल्लाते हुए चले आए थे। लेकिन ऐसा कुछ एब्राइट ने नहीं किया। तो बट ही बिलीव्ड दैट along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology puzzles, यानी बायोलॉजी की एक बहुत कठिन समस्या को उन्होंने सॉल्व कर दिया फोटो देख करके। क्या समस्या थी? द हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि डीएनए के ब्लूप्रिंट को सेल कैसे पढ़ती है। गौर कीजिए बात को। सेल को आपको पहले ही हम बता चुके कि सेल इज द स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोई ऑर्गेनिज्म जो भी उसका स्ट्रक्चर है वो सेल का स्ट्रक्चर है, जो भी उसका फंक्शन है वो सेल का फंक्शन है, और जो भी वो हेरिडिटरी वर्क करता है, अपने ही समान संतान को उत्पन्न करता है। दरअसल देखने में लगता है कि ऑर्गेनिज्म कर रहा है, दरअसल ये काम सेल करता है। तो कैसे करता है सेल? क्योंकि सेल में डीएनए पाया जाता है, डीएनए में कोडेड इंफॉर्मेशन पाया जाता है। ये कोडेड इंफॉर्मेशन अर्ली जनरेशन से आता है। तो अर्ली जनरेशन डीएनए के माध्यम से अपना कोडेड इंफॉर्मेशन भेज देता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो नेक्स्ट जनरेशन का सेल जो है उस डीएनए के कोडेड इंफॉर्मेशन को पढ़ लेता है और वैसा ही काम करता है। तो लेकिन कैसे सेल पढ़ता है, ये रहस्योद्घाटन कर दिया रिचर्ड एब्राइट ने। तो डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। डीएनए कहां पाया जाता है? तो सेल के न्यूक्लियस में। दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, और इसका काम हेरिडिटी यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हेरिडिटी का डेफिनेशन होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन को हेरिडिटी कहा जाता है। कैरेक्टर का मतलब हुआ बायोलॉजी में कैरेक्टर कहा जाता है, जिससे काला बाल है, ये एक कैरेक्टर कहा जाता है। जैसे ब्लैक आईज है, ये एक कैरेक्टर है, यानी इसको आप ट्रेट कर सकते हैं, लक्षण कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं। इसी को बायोलॉजी में कहा जाता है कैरेक्टर। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन को हेरिडिटी कहा जाता है।
तो ये रिचर्ड एब्राइट ने बतलाया कि डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। तो डीएनए ही हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। आदमी का बच्चा आदमी, हाथी का बच्चा हाथी, कुत्ता का बच्चा कुत्ता, गुलाब का फूल का बच्चा गुलाब का फूल कैसे होता है? तो ये हेरिडिटी के कारण होता है। हेरिडिटी कैसे कंट्रोल होता है? तो डीएनए से कंट्रोल होता है। डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल्स, इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट इन फॉर लाइफ। तो इस तरह से डीएनए ही लाइफ का ब्लूप्रिंट है। ये रिचर्ड एब्राइट ने खोज करके निकाला। रिचर्ड एब्राइट और उसके कॉलेज के फ्रेंड जेम्स आर बोंग ने सारी रात जो है बिता दी मॉलिक्यूल इत्यादि का तस्वीर बनाने में और प्लास्टिक के मॉडल बनाने में, यह दिखाने के लिए कि कैसे हो सकता है। बाद में दोनों ने इकट्ठे लिखकर उस थ्योरी का विश्लेषण किया। रिचर्ड एब्राइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा सम्मान के साथ अपने 1510 छात्रों की कक्षा में सेकंड पोजीशन प्राप्त किया और जब ग्रेजुएशन किया तो उसको जानने वाले बिल्कुल हैरान नहीं हुए। एब्राइट बाद में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिसर्च स्कॉलर बन गए। वहां पर उन्होंने अपने थ्योरी को परखने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए और जिससे कि यह साबित हो जाता है कि जीवन की प्रक्रिया को समझने में यह एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। यानी लाइफ को समझने में, सेल को समझने से काफी हेल्प मिल जाएगी। और इस तरह से रिचर्ड एब्राइट के एक्सपेरिमेंट से एक नए विचार को भी जन्म दिया कि कैंसर है या दूसरी बीमारियां, उसको कैसे रोका जा सकता है। चूंकि सेल और सेल में डीएनए ही सभी प्रकार के कैरेक्टर्स और ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, तो बीमारी है तो उसको भी डीएनए से कंट्रोल किया जा सकता है। और इस तरह से कोई भी रोग का इलाज करने के लिए एक बहुत बड़ा थ्योरी रिचर्ड एब्राइट ने दिया। प्यूपा के स्पॉट्स के ऊपर जो उनका एक्सपेरिमेंट था, और वो एक्सपेरिमेंट करते करते अंततः वो सेल के लाइफ के संबंध में थ्योरी उन्होंने दे दिया। तो इस तरह से उन्होंने अपना काम शुरू किया था बटरफ्लाई को कलेक्ट करने से, लेकिन एब्राइट जो है वहां से लेकर के एक बड़ा साइंटिस्ट बन गए जो सेल के और डीएनए इत्यादि के फंक्शन को आम लोगों के सामने रख सके। इसके अतिरिक्त रिचर्ड एब्राइट एक अच्छा स्पीकर भी थे। एक नाव भी चलाने की उनकी जिज्ञासा थी, नाव भी बढ़िया से चला लेते थे। हर एक प्रकार के कार्यों में वो भाग लेते थे। वो एक फोटोग्राफर भी थे और नेचर और साइंटिफिक एग्जीबिशन में भाग लेते थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज अ स्ट्रेट स्टूडेंट। हाई स्कूल में वो मात्र एक स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, तो ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। तो डिबेट में वो अपना एनर्जी लगाते थे। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र का मॉडल बनाते थे। He also found someone to admire, Richard A. Werer, he is सोशल स्टडी टीचर। देखिए रिचर्ड एब्राइट का जो साइंस से संबंधित ये लड़का था, लेकिन उसकी प्रशंसा कौन करते थे? उनके प्रशंसक थे सोशल साइंस के टीचर। एन एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। तो उनको सोशल साइंस के टीचर से काफी प्यार था। सोशल साइंस के टीचर जो थे मिस्टर वेरर नाम था, और उनको वो सलाह देते थे। You opened my mind to new ideas। सोशल साइंस के टीचर से रिचर्ड एब्राइट को न्यू आइडियाज की जो है जानकारी मिली। तो एब्राइट वुड ऑलवेज गिव दैट रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव
द एक्स्ट्रा एफर्ट मिस्टर वेयर सेड, उनके जो गुरु थे सोशल साइंस के टीचर, वो कहते थे कि इसके पास हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता था किसी भी काम में। What pleased me was here was this person who put in there or 4 hours at night doing debate research। तो 4 घंटे तक वो डिबेट करते थे रात में, रिसर्च से संबंधित डिबेट। Besides doing all his research with butterflies, साथ ही साथ बटरफ्लाई के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट तो करते ही रहते थे। तो हिज अदर इंटरेस्ट, और अपना अदर इंटरेस्ट का काम भी वो करते थे। रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, काफी कॉम्पिटिटिव ये आदमी थे। मिस्टर वेरर यानी इनके सोशल साइंस के टीचर जो है कहते थे कि वो बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का व्यक्ति है, बट नॉट इन अ बैड सेंस, यानी कोई निगेटिव वे में नहीं। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग से, यानी सिर्फ प्राइज जीतने के लिए वो काम नहीं करते थे, और विनिंग टू गेट अ प्राइज, rather he was winning because he wanted to do the best job he could। वो सबसे अच्छा काम कैसे कर सकते हैं वो करना चाहते थे, इसलिए प्राइज उनको मिलता था, न कि वो प्राइज के लिए काम नहीं करना चाहते थे। प्राइज तो उनको काम के अनुसार खुद ही मिल जाता था। For the right reasons he wants to be the best, and that is one of the ingredients in making of a scientist। और यही उनका जो क्यूरियोसिटी था, बेस्ट करने का जो उनका फीलिंग था, उसी के चलते वो एक बड़ा साइंटिस्ट बन सके। स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड एंड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, ए ब्राइट हैज दीज क्वालिटीज। तो इस तरह से ये सब गुण था ब्राइट में, जिस